नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एडजस्टमेंट पे बेस्ड है, जो कि एग्जाम में सेपरेटली 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में आपको परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इंटरेस्ट अर्नड दिया है और इंटरेस्ट रिसीव दिया है, और हम लोगों को यहाँ पर इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो याद रखिएगा कि जो परफॉर्मिंग एसेट है उसका हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं ऑन एक्रूवल बेसिस, और जो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन रिसिप्ट बेसिस और कैश बेसिस। तो इसीलिए जो भी परफॉर्मिंग एसेट का अगर इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो जितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो सबको जोड़ेंगे, लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इनकम जोड़ेंगे तो उस समय इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है उसको जोड़ेंगे और टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया है, एक बार आप देख लें। इस सवाल में आपको प्रोविज़न बनाने के लिए कहा है, तो पहले हम लोग प्रोविज़न को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एडवांस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, अगर वो परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो एडवांस कब अराइज़ होता है? जब हम लोग बिल परचेज़ करते हैं, जब कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, या फिर जब हम लोग लोन देते हैं। अब परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या मतलब होता है? परफॉर्मिंग एसेट का मतलब कि अमाउंट ड्यू हुआ और पेमेंट कर दिया विदिन 90 डेज, तो ये परफॉर्मिंग एसेट होता है। लेकिन अगर अमाउंट ड्यू हुआ और उसको 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया तो वो एनपीए बन जाता है। तो अब हम लोगों को मालूम है कि परफॉर्मिंग एसेट का मतलब स्टैंडर्ड एसेट होता है, यानी इस पे ड्यू जब आता है ड्यू डेट फिर पेमेंट भी मिल ही जाता है विद इन 90 डेज, तो ये लोग स्टैंडर्ड है। तो अगर एग्रीकल्चर को ये लोग लोन दिया है तो प्रोविजन बनाएगा 0.25%। अगर रियल इस्टेट को लोन दिया है ऑफ कमर्शियल सेक्टर तो 1%, और रियल इस्टेट ऑफ रेजिडेंशियल सेक्टर को अगर लोन दिया है तो 0.75%, और अदर केस में 0.40%। तो अदर सेक्टर के लिए जो भी हम लोग रेट ऑफ प्रोविजन रखेंगे 0.40%, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ बहुत आता है क्वेश्चन में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरी किया हुआ है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, लॉस एसेट। अब स्टार्ट करते हैं सब स्टैंडर्ड से। हम लोगों को मालूम था कि अगर ड्यू डेट के विदिन 90 डेज अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसको एनपीए कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर जब हम लोग एनपीए कंसिडर कर लिए, वहाँ से 1 साल के अंदर तक फिर से पेमेंट नहीं आया तो उसको सब स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और अब उसके और 1 साल तक पेमेंट नहीं आया तो हम लोग उसको डाउटफुल 1 मान लेते हैं। यानी सब स्टैंडर्ड खत्म हुआ, वहाँ से लेकर के 1 साल तक अगर पेमेंट नहीं आया तो उसको डाउटफुल 1 मान लेते हैं। उसके बाद 1 साल से 3 साल के बीच में डाउटफुल 2 मान लेते हैं, और अगर 3 साल से ऊपर तक टाइम चला गया और पेमेंट नहीं हुआ तो उसको डाउटफुल 3 मान लेते हैं। और अगर इसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है तो ऑडिटर का रिकमेंडेशन पर हम लोग उसको लॉस एसेट मान लेते हैं। तो प्रोविज़न कैसे बनाते हैं? अगर सब स्टैंडर्ड रहा तो अगर सब स्टैंडर्ड है और सिक्योर्ड है तो 15% लगाएंगे, और सिक्योर्ड विद एस्क्रो अकाउंट है तो 20%, और अनसिक्योर्ड है तो 25%। डाउटफुल 1 में, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 में अगर अनसिक्योर्ड रहा तो 100% लगेगा, लेकिन सिक्योर्ड लगा तो कितना लगेगा? 25, 40, 100, और लॉस एसेट 100। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडवांस कब अराइज होता है? जब बिल परचेस हुआ हो, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, जब टर्म लोन दिया हो। अब इसमें परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अब अगर ड्यू डेट के विदिन 90 डेज पेमेंट कर दिया तो वह परफॉर्मिंग एसेट रहता है, लेकिन ड्यू डेट के विदिन 90 डेज पेमेंट नहीं करा तो उसको एनपीए कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर परफॉर्मिंग एसेट है और स्टैंडर्ड है, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन दिया गया है तो 0.25% का प्रोविजन बनाएंगे। रियल इस्टेट कमर्शियल सेक्टर तो 1% का प्रोविजन बनाएंगे। रियल इस्टेट रेजिडेंशियल सेक्टर 0.75% का प्रोविजन बनाएंगे, और अगर अदर सेक्टर है तो 0.40% का बनाएंगे हम लोग प्रोविजन। अब अगर एनपीए की बात करें तो इसमें 4 क्लासिफिकेशन है। एनपीए कंसिडर होने के बाद 1 साल तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो सब स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब जैसे ही 1 साल ये खत्म हुआ तो सब स्टैंडर्ड से ये डाउटफुल बन जाता है। अब डाउटफुल में अगर 1 साल तक रहा तो डाउटफुल 1 रहा, और अगर डाउटफुल में ही 1 साल से 3 साल तक के बीच में रहा तो डाउटफुल 2 हो जाएगा। अब डाउटफुल में ही अगर 3 साल से ऊपर लगा तो डाउटफुल 3 हो जाएगा, और अगर ऑडिटर रिकमेंड कर दिया कि ये लॉस एसेट है तो वो लॉस एसेट बन जाएगा। अब हम लोग कितना परसेंट इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं? 15, 20, 25, 25, 40, 100। फिर से बोलिए, 15, 20, 25, 25, 40, 100। बस अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो 100%। तो इसमें हम लोगों को सारा एसेट दे दिया है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1 ईयर, डाउटफुल 3 ईयर्स, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स, और लॉस एसेट। तो चलिए देखते हैं कि रेट ऑफ प्रोविजन कैसे निकालें। स्टैंडर्ड एसेट को अज्यूम कर लेंगे कि अदर सेक्टर को दिया है तो 0.40%। इसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अब यहाँ पर पता नहीं है कि सिक्योर है या अनसिक्योर है, तो जिस केस में भी क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम लोग हमेशा सिक्योर का केस को लेते हैं, अनसिक्योर को नहीं लेते हैं।
तो यहाँ पर भी हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट जो है उसको सिक्योर मान लेते हैं और 15% रेट ऑफ प्रोविजन बना देते हैं 2000 का। अब डाउटफुल वन है जिसको भी हम लोग सिक्योर अज्यूम कर लेंगे, अनसिक्योर नहीं करते हैं। तो सिक्योर अज्यूम कर लेंगे तो 25% लगा देंगे डाउटफुल वन में, डाउटफुल टू में 40% और डाउटफुल थ्री में 100%, 25-40-100। उसके बाद लॉस एसेट में तो एनी वेज 100% लगता है। तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे रेट ऑफ प्रोविजन और टोटल कर देंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रोविजन निकालना है और डिटेल दिया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड एडवांस दिया है 7,000 लाख और सब स्टैंडर्ड एडवांस है 3,500 लाख, जिसमें से कि 1,000 लाख जो है वो सिक्योर्ड एक्सपोजर है यानी सिक्योर्ड है, और बाकी जो बचा 2,500 ये अनसिक्योर्ड है। लेकिन अनसिक्योर्ड में भी 1,500 जो है वो सिक्योर्ड विद एस्क्रो है और बाकी जो 1,000 है वो नॉट सिक्योर्ड है। इसके बाद कहता है कि डाउटफुल एडवांस है अनसिक्योर्ड पोर्सन 1,500 और डाउटफुल एडवांस है सिक्योर्ड पोर्सन अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स, और फिर लॉस एडवांस दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, सबसे पहले स्टैंडर्ड एडवांस 7,000 लाख का है तो इसको अज्यूम करेंगे कि अदर का है तो 0.40% रेट ऑफ प्रोविजन लगा देंगे तो 28 आएगा टोटल। अब सब स्टैंडर्ड में जो सिक्योर्ड पोर्सन था 1,000 लाख का उस पर 15% लगा देंगे रेट ऑफ प्रोविजन। अब जो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एडवांस था 2,500 का, उसमें से 1,500 जो एस्क्रो अकाउंट के साथ सिक्योर्ड है उस पर हम लोग 20% का रेट ऑफ प्रोविजन लगा देंगे और बाकी जो अनसिक्योर्ड बचा 1,000 का उस पर 25% रेट ऑफ प्रोविजन लगा देंगे। इसके बाद डाउटफुल अनसिक्योर्ड जो रहता है उस पर 100% लगाते हैं रेट ऑफ प्रोविजन। तो 1,500 जो अनसिक्योर्ड पोर्सन है डाउटफुल एडवांस का उस पर 100% हम लोग रेट ऑफ प्रोविजन बना देंगे। उसके बाद डाउटफुल वन, डाउटफुल टू, डाउटफुल थ्री दिया हुआ है और लॉस एसेट भी दिया हुआ है तो उसमें हम लोग 25, 40, 100 और 100% लगा देंगे रेट ऑफ प्रोविजन। इस सवाल में भी प्रोविजन निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले कहता है कि स्टैंडर्ड एडवांस 7,000 का है जिसमें से कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6,000 लाख का है। तो स्टैंडर्ड एसेट में हम लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं करते हैं, जो स्टैंडर्ड एसेट है उस पर हम लोग एक ही रेट चार्ज करते हैं 0.40 अज्यूमिंग अदर सेक्टर। इसीलिए आंसर में भी स्टैंडर्ड में 7,000 का 0.40% प्रोविजन बनाए हैं। इसके बाद सब स्टैंडर्ड दिया है 3,000 तो इसको अज्यूम कर लेंगे कि सिक्योर्ड है, क्योंकि अनसिक्योर और सिक्योर बताया नहीं है तो सिक्योर मान लेंगे और इस पर 15% का हम लोग रेट ऑफ प्रोविजन लगा देंगे। इसके बाद डाउटफुल वन, डाउटफुल टू, डाउटफुल थ्री दिया है लेकिन उसके साथ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों पोर्शन दिया हुआ है। जो अनसिक्योर्ड पोर्सन है उस पर तो 100% लगता है और जो सिक्योर्ड पोर्सन है उस पर 25, 40, 100। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है और आंसर आ गया है। अब अगला एडजस्टमेंट है ECGC, DICGC। ये क्या है? ECGC का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और DICGC डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो कॉरपोरेशन है ये सिक्योरिटी देता है एडवांसेस पे। सो वेन एवर एडवांसेस आर सिक्योर्ड बाय एनी ऑफ द कॉरपोरेशन लाइक ECGC, DICGC, तो हम लोग प्रोविज़न किस तरह से बनाते हैं वही इसमें देखना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि एस लिमिटेड ने बैंक से एडवांस लिया है 10 लाख का, सिक्योरिटी 4 लाख का दिया है जिसका मार्केट प्राइस अभी 6 लाख है और ECGC कवर 30% किया है। एडवांस अब डाउटफुल वन बन गया है, आपको प्रोविज़न बनाना है। तो एडवांस 10 लाख का सिक्योर्ड है 6 लाख तक। ये 6 लाख क्यों सिक्योर्ड है? सिक्योरिटी तो 4 लाख का ही दिया था लेकिन वो 4 लाख को रियलाइज़ करेंगे तो 6 लाख तो मिल ही जाएगा ना। तो सिक्योर्ड कितना हुआ? 6 लाख और अनसिक्योर्ड कितना बचा? 4 लाख, और दोनों अब डाउटफुल वन में है। तो देखना होगा कि डाउटफुल वन में है तो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर डाउटफुल वन में है और अनसिक्योर्ड है तो 100% लग जाएगा रेट ऑफ प्रोविजन, लेकिन डाउटफुल है लेकिन ये सिक्योर्ड है तो वहाँ पर 25, 40, 100 के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पर डाउटफुल वन है तो 25% लगेगा। तो अब यहाँ पर एडवांस 10 लाख जो है उसमें से 6 लाख सिक्योर्ड है और 4 लाख अनसिक्योर्ड है। जो सिक्योर्ड है वो डाउटफुल वन में है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं प्रोविज़न 6 लाख का 25%। अब जो अनसिक्योर्ड है ये भी डाउटफुल में है और ये लेकिन ये अनसिक्योर्ड है तो 100% प्रोविज़न बन जाएगा। तो 4 लाख का 100% प्रोविज़न बनाते हैं 4 लाख। अब हम लोग को ECGC कवर मिल रहा है 30%, तो जो अनसिक्योर है उसी पे तो हम लोग ECGC कवर लेंगे तो उसमें 30% लेस कर देते हैं। ये 30% किसका लेस करते हैं? जितना का प्रोविज़न हम लोग बनाए हैं उसका लेस करते हैं 30%। तो यहाँ पर प्रोविज़न कितना बना हम लोग का? 4 लाख का 100% 4 लाख, तो 4 लाख का 30% लेस करेंगे तो लेस करके निकला 2,80,000। तो टोटल प्रोविज़न कितना आया? 1.5 लाख प्लस 2,80,000। अब ये सिमिलर एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। एस लिमिटेड ने बैंक से एडवांस लिया 10 लाख का, सिक्योरिटी दिया 4 लाख का जिसका मार्केट वैल्यू अभी 6 लाख है। ECGC कवर 30%। अब एडवांस सब स्टैंडर्ड बन गया है, तभी डाउटफुल बन गया था, अभी सब स्टैंडर्ड बन गया है वो भी अनसिक्योर्ड। तो अभी प्रोविज़न निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 लाख का एडवांस था जिसमें से कि 6 लाख हम लोगों का सिक्योर्ड हो गया है। क्यों?
क्योंकि भले ही सिक्योरिटी देते समय वो 4 लाख का है, लेकिन अभी रियलाइज़ करेंगे तो 6 लाख मिल जाएगा ना। तो 6 लाख हम लोग का सिक्योर्ड है और बाकी बचा 4 लाख अनसिक्योर्ड है। इसके बाद सवाल में कहा था कि एडवांस सब स्टैंडर्ड बन गया है, अनसिक्योर्ड, आपको प्रोविज़न निकालना है। तो जो सिक्योर्ड पार्ट है वो सब स्टैंडर्ड है और सिक्योर्ड है। तो सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड का कितना रेट ऑफ प्रोविज़न बनाते थे? 15%। तो 6 लाख का 15% बना दिया 90,000 का। अब जो बाकी बचा हुआ अनसिक्योर्ड पार्ट है 4 लाख का, अब ये तो सब स्टैंडर्ड है और अनसिक्योर्ड है। तो सब स्टैंडर्ड में जो अनसिक्योर्ड पार्ट रहता था उसमें 25% लगाते थे हम लोग रेट ऑफ प्रोविज़न। तो यहाँ पर 25% लगा दिया 4 लाख का, तो 1 लाख निकल के आया। अब हम लोगों को ईसीजीसी कवर भी मिल रहा है 30% का, लेकिन ये 30% का किसका कवर मिलता है? या 30% का हम लोग को प्रोविज़न का कवर मिलता है। जो प्रोविज़न हम लोग अनसिक्योर्ड पार्ट पे बनाए हैं उसका 30% हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग जो अनसिक्योर्ड पार्ट में प्रोविज़न बनाए 1 लाख का, उसका 30% हम लोगों को ईसीजीसी कवर मिल जाएगा। तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो 1,60,000 आएगा हम लोगों का नेट प्रोविज़न जो हम लोगों को बनाना है। अब इस सवाल में भी हम लोगों को प्रोविज़न निकालने के लिए कहा है और कहता है कि 2 तरह का एडवांस दिए हैं। एक एडवांस ऐसा दिया है जिसमें ईसीजीसी कवर मिला है और दूसरा एडवांस का डिटेल दिया गया है। तो पहला एडवांस में कहता है कि फूड प्रोसेसर वाला को हम लोगों ने 60 लाख का लोन दिया है, जिसमें से कि 15 लाख हम लोगों को सिक्योरिटीज़ मिल गया था और ईसीजीसी से 40% का कवर भी मिल गया है। ये जो एडवांस है ये रिमेन डाउटफुल है फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यानी 3 साल से ज़्यादा तक ये डाउटफुल रहा है, तो डाउटफुल 3 का कैटेगरी में आ गया है। चलिए अब हम लोग प्रोविज़न का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवांसेस को 2 पार्ट समझ करके सेपरेटली बनाए हैं। पहला पार्ट में जिसमें ईसीजीसी कवर मिला है और दूसरा पार्ट जो ऑर्डिनरी पार्ट है। तो पहला पार्ट एडवांस हैविंग ईसीजीसी कवर। अब जो सिक्योर्ड एडवांस है तो डाउटफुल 3 में चला गया है। तो याद करिए जो डाउटफुल 3 में हम लोगों का सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जो भी रहता था उस पर हम लोग 100% रेट ऑफ प्रोविज़न लगाते थे। इसीलिए यहाँ पर सिक्योर्ड एडवांस जो है 15 लाख का और अनसिक्योर्ड एडवांस जो है 45 लाख का, उस दोनों पे हम लोग 100% का रेट ऑफ प्रोविज़न लगाएंगे। उसके बाद ईसीजीसी कवर हम लोग लेस कर देंगे। किससे लेस करेंगे? अनसिक्योर्ड एडवांस से। और कितना लेस करेंगे? अनसिक्योर्ड एडवांस में जितना प्रोविज़न बनाया है उसका 40%, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि 40% ही हम लोगों का ईसीजीसी कवर दिया है। तो 40% ऑफ 45 लाख हम लोगों ने यहाँ लेस कर दिया 18 लाख। तो निकल के आ गया हम लोग का नेट में कितना प्रोविज़न बनाना है फॉर एडवांस हैविंग ईसीजीसी कवर, तो 42 लाख निकल के आया। अब अदर एडवांसेस एज इट इज़ जैसे पहले हम लोग बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी बनाए हैं और निकल के आया है प्रोविज़न 1867 लाख। टोटल प्रोविज़न निकालने बोलेगा तो दोनों प्रोविज़न को हम लोग जोड़ देंगे, 42 लाख और 1867 लाख। इस सवाल में भी आपको प्रोविज़न निकालने के लिए कहा है। कहता है कि 31/3/2012 को बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 70 लाख टर्म लोन का और 60 लाख एक्सपोर्ट क्रेडिट का, और ईसीजीसी कवर दिया हुआ है 50% ऑन टर्म लोन, 40% ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट। सिक्योरिटीज़ हेल्ड 30 लाख 25 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ 20 लाख और 15 लाख। तो चलिए हम लोग प्रोविज़न निकालते हैं। तो प्रोविज़न निकालने के लिए हम लोग को सिक्योर्ड एडवांस और अनसिक्योर्ड एडवांस को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी ना जो अनसिक्योर्ड एडवांस है उसमें हम लोग ईसीजीसी कवर को लेस करेंगे। तो पहले ये दोनों को अलग करते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग टर्म लोन में 70 लाख है, एक्सपोर्ट क्रेडिट में 60 लाख है, जिसमें कि सिक्योरिटीज़ हेल्ड है 30 लाख और 25 लाख। लेकिन सिक्योरिटीज़ हेल्ड का बुक वैल्यू हम लोग नहीं देखते हैं, इसका रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं कि कितना रियलाइज़ होगा। तो 20 लाख और 15 लाख। सिक्योर्ड पार्ट कौन कौन सा है? 20 लाख और 15 लाख सिक्योर्ड पार्ट है और अनसिक्योर्ड पार्ट बाकी बचा हुआ पार्ट यानी 50 लाख और 45 लाख। तो आंसर को देखते हैं। टर्म लोन और एक्सपोर्ट क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिक्योर्ड एडवांस 20 लाख और 15 लाख, जिस पे कि हम लोग को प्रोविज़न बनाना होगा 100%, क्योंकि ये सिक्योर्ड एडवांस है और डाउटफुल 3 है। डाउटफुल 3 कैसे मालूम चला? कह रहा था कि ये जो भी कंपनी है ये इंटरेस्ट पे नहीं किया है सिंस मार्च 2006 और अभी 2012 चल रहा है, यानी 6 साल तक कोई इंटरेस्ट ही पे नहीं किया है। इसका मतलब कि डाउटफुल 3 वाला स्टेज में आ गया है ये। इसीलिए डाउटफुल 3 में सिक्योर्ड एडवांस पे कितना हम लोग प्रोविज़न लगाते हैं? 100%। तो इसीलिए यहाँ पर 100% लगा दिया हम लोगों ने 20 लाख और 15 लाख पे। तो निकल के आया 20 लाख और 15 लाख। अब अनसिक्योर्ड एडवांस मालूम है 50 लाख और 45 लाख। इस पे भी हम लोग प्रोविज़न 100% का लगाएंगे क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है और डाउटफुल 3 है। तो इसका भी जब प्रोविज़न निकाले तो 50 लाख और 45 लाख आया। अब जो अनसिक्योर्ड एडवांस का प्रोविज़न बनाया है 50 लाख और 45 लाख, इसमें से कवर लेस करना पड़ेगा। जो 50% कवर और 40% कवर दिया गया है ईसीजीसी से, तो उसको लेस करते हैं। तो हम लोग किसका 50% किसका 40% कवर करते हैं? जितना प्रोविज़न बनाया है। प्रोविज़न बनाया है 50 लाख का और 45 लाख का, तो 50 लाख का 50% कवर से माइनस हो जाएगा और 45 लाख का 40% कवर से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का नेट प्रोविज़न ऑफ अनसिक्योर्ड एडवांस निकल के आएगा 25 लाख और 27 लाख। अब हम लोग टोटल प्रोविज़न निकाल देंगे। तो जैसे हम लोगों ने सिक्योर्ड एडवांस का प्रोविज़न निकाला था उसको ए नंबर दे दिया था और जो नेट प्रोविज़न निकाला उसको डी नंबर लिख दिया। तो टोटल प्रोविज़न ए प्लस डी आ गया 45 लाख और 42 लाख।
सवाल में डिटेल दिया गया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है? ये एक अनअर्न्ड इनकम है। जब भी बैंक बिल डिस्काउंट करता है तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है, तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है ये बैंक का इनकम होता है। तो ये इनकम तभी पूरा होगा जब जितना मंथ के लिए डिस्काउंटिंग किया है उतना मंथ पूरा हो जाए। लेकिन उतना मंथ कभी जल्दी पूरा नहीं होता क्योंकि बीच में ही ईयर एंडिंग आ जाता है। अगर ईयर एंडिंग आ जाएगा तो कुछ अमाउंट तो अभी तक एक्रू हुआ होगा वो अर्न हो गया होगा, लेकिन कुछ अमाउंट अभी तक एक्रू नहीं हुआ होगा वो अर्न नहीं हुआ होगा। तो जो अर्न नहीं हुआ होगा उसी को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। इसीलिए हम लोग रिबेट निकालते हैं और फिर उसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब कि डिस्काउंट इनकम जितना था उसमें से लेस कर देते हैं जितना रिबेट है, यानी जितना अनअर्न्ड इनकम है, तभी तो रियल इनकम मालूम चलेगा जो एक्रू हुआ है ईयर एंड तक। अब क्वेश्चन में आपको बिल डिस्काउंटेड का बैलेंस दिया है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग बैलेंस दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड इस साल कितना किया है वो भी दिया है। फिर आपको सारे बिल्स का वैल्यू, उसका ड्यू डेट, उसका रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया है। आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट बिल 18,25,000 का है, तो 18,25,000 इंटू 12% इंटू 66/365। यहाँ पर 365 का मतलब कि 365 दिन और 66 का मतलब कि 66 दिन और बचा हुआ है इसका ड्यू डेट आने में। फ्रॉम ईयर एंड टू ड्यू डेट जितना दिन बचा हुआ है उतना दिन का ही तो इनकम अभी तक अर्न नहीं किया है, तो इसी इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं हम लोग। उसी तरह से दूसरा बिल में जिसका वैल्यू था 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 12% इंटू 73/365। 365 यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है और 73 यहाँ पर उतना नंबर ऑफ डेज है जितना अभी बचा हुआ है ड्यू डेट आने में। अभी हम लोग ईयर एंड पर हैं और ईयर एंड से 73 डेज बाद ये इनकम एक्रू होता फुल्ली, लेकिन अभी ही हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको हम लोग कैंसिल करने के लिए रिबेट बनाते हैं। तो रिबेट हम लोगों ने कितना दिन का बनाया है? जितना दिन अभी कवर नहीं हुआ है, जितना दिन अभी पार नहीं हुआ है, 73 डेज बाकी है, तो इसीलिए इंटू 73/365 लिए हैं। अब ये जो डेज है 73 डेज, इसको कैसे कैलकुलेट किए हैं? ईयर एंड से स्टार्टिंग कीजिए डेट गिनना और जब तक ड्यू डेट है उतना दिन तक गिन लीजिए। इसी तरह से थर्ड बिल और फोर्थ बिल का भी हम लोगों ने निकाला और टोटल रिबेट का अमाउंट ऐड कर दिया। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब सवाल का डेटा में हम लोगों को दिया था कि ओपनिंग बैलेंस रिबेट का 2,21,600 है, यानी कि ये अनअर्न्ड इनकम होगा पिछले साल जो अब इनकम बन गया होगा। तो इसको जो पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे उसको अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहला रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम लोग? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग टू डिस्काउंट इनकम। हम लोग रिबेट को कैंसिल कर देंगे और डिस्काउंट इनकम में डाल देंगे। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग टू डिस्काउंटिंग इनकम बीइंग रिबेट ऑन बिल कैंसल्ड। इसके बाद इस साल का जो रिबेट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिस्काउंट इनकम हम लोग का ज़्यादा बुक किया हुआ है जिसमें से रिबेट लेस कर देंगे। तो डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल बीइंग रिबेट क्रिएटेड। अब जितना भी डिस्काउंट इनकम हम लोग का नेट में आया है उसको हम लोग को पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि इनकम है। तो डिस्काउंट इनकम डेबिट टू पीएनएल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना अमाउंट हम लोग एक्चुअल में ट्रांसफ़र किए हैं पीएनएल में। हम लोगों को मालूम है कि पिछले साल जो डिस्काउंट रिसीव किया था वो कितना था? 10,56,650। इसमें से पिछले साल जो रिबेट हम लोगों ने लेस किया था वो इस बार रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो उसको अब ऐड कर देते हैं क्योंकि अब तो वो इनकम बन गया है। तो प्लस कर दिए 221,600। उसमें से माइनस कर देंगे जो इस साल हम लोग रिबेट बनाए हैं, क्योंकि इस साल जो रिबेट बनाया है वो तो इस साल नहीं कमाए हैं, अगले साल वो कमा लेंगे, तो उसको लेस कर देते हैं 425,254। तो हम लोग का निकल के आता है 851,996। इसी को हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्काउंट इनकम और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट इनकम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस था 10,55,650, ये ईयर के शुरुआत में था। उसके बाद हम लोगों ने रिबेट यहाँ पर ऐड किया, जो पिछले साल का रिबेट बनाया था उसको कैंसिल किया, तो हम लोगों ने इनकम बुक कर लिया उसको। तो यहाँ पर डिस्काउंट इनकम में क्रेडिट में लिखें बाय रिबेट, और जो इस साल हम लोग रिबेट बनाए हैं उसको तो हम लोगों को इनकम से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ डिस्काउंट इनकम से हम लोगों ने हटा दिया। कैसे हटाया? डेबिट कर दिया टू रिबेट, तो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट भी निकाला, जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस था बाय बैलेंस BD 221,600। उसमें से कुछ रिबेट हम लोगों ने न्यू बनाया था तो उसको भी क्रेडिट कर दिया बाय डिस्काउंट इनकम, और जो रिबेट हम लोगों ने कैंसिल किया उसको क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट इनकम। इसी तरह से हम लोग का डिस्काउंट इनकम और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का लेजर भी बन गया। इसके साथ ये भी देखना जरूरी होगा कि पीएनएल में इसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। पीएनएल में इसको इंटरेस्ट इनकम के शेड्यूल में डाल देते हैं और बैलेंस शीट में
हम लोग अदर लाइबिलिटीज़ में रिबेट को दिखा देते हैं और एडवांसेस में जो एडवांस हम लोग का बिल डिस्काउंटिंग से मिला है उसको डाल देते हैं। अब ये सवाल भी ऑलमोस्ट सेम है पिछले सवाल से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके। इस सवाल में आपको एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट बनाना है और उसके लिए डिटेल दिया गया है। कहता है कि 1/4/2013 को एक्सेप्टेंस का कितना बैलेंस है, 22,30,000, जिसमें से कि 20 लाख जो है वो क्लाइंट द्वारा पे ऑफ होगा और बाकी बैंक द्वारा ऑनर किया जाएगा। फिर कहता है कि एक्सेप्टेंस का रजिस्टर इस प्रकार से है ABCDEF, जिसका अमाउंट दिया है और वो कैसे ऑनर किया गया है वो भी दिया है, ऑनर्ड बाय बैंक या फिर ऑनर्ड बाय पार्टी या फिर फेल टू ऑनर या फिर नॉट सेटिस्फाइड। तो हम लोगों को मालूम है कि एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट किस तरह से बनता है। इसका क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैलेंस बीटी लिखते हैं 22,30,000, जिसमें से कि गारंटीड ऑनर बाय क्लाइंट 20 लाख है और गारंटी ऑनर्ड बाय बैंक 2,30,000 है। इसीलिए डेबिट में हम लोग लिखते हैं टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी ऑनर्ड बाय क्लाइंट 20 लाख, टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी ऑनर्ड बाय बैंक 2,30,000। इसके बाद हम लोग को मालूम चलता है कि 10 लाख का बैंक ऑनर कर दिया है 10/6/2013 को, तो इसको भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी बाय बैंक 10 लाख। इसके बाद अगला कहता है कि 12 लाख का पार्टी पेड ऑफ कर दिया है, तो 12 लाख का डेबिट लिखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी ऑनर्ड बाय क्लाइंट। अगला कहता है कि अगला 5 लाख का जो अमाउंट है वो पार्टी फेल कर दिया है लेकिन बैंक उसको ऑनर कर दिया है, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी ऑनर्ड बाय बैंक 5 लाख। उसके बाद 8 लाख, 5 लाख और 2,70,000 का जो अमाउंट है उसके लिए कहता है कि ये सब अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो यही क्लोजिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस CD डेबिट में हम लोगों ने लिख दिया 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2,70,000, दैट इज़ 15,70,000। तो इस तरह से हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड में कि हम लोगों ने कितना गारंटी दिया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AEOO गारंटी गिवन 42,70,000। इन नटसेल अगर समझे तो इस अकाउंट में हम लोग यही देखते हैं कि कितना गारंटी हम लोगों ने दिया और कितना गारंटी हम लोगों का ऑनर हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं कि कितना गारंटी हम लोगों ने दिया और डेबिट साइड में लिखते हैं कि हम लोगों का गारंटी कैसे ऑनर किया गया, ऑनर बाय क्लाइंट या फिर ऑनर बाय बैंक या फिर वो अनऑनर्ड रह गया क्लोजिंग डेट में। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वीडियो को पॉज करें और एक बार फिर से इस क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू कर लें। अब इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रोविज़न फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। तो RBI ने सारे बैंकों को ये कहा है कि तुम्हारे पास जितना भी एसेट है उसका 75% एसेट तुम लोग शॉर्ट टर्म एसेट मानो, और जो शॉर्ट टर्म एसेट तुम लोगों ने माना 75% उसका मार्केट वैल्यू चेक करो। अब बैंक जो 75% इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया, अगर उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है बुक्स में तो जो डिफरेंस है उसको प्रोविज़न बना लेगा। इसके पीछे का ये रीज़न है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हो सकता है उसको बेचना पड़ जाए, तो अगर बेचना पड़ जाएगा तो मार्केट वैल्यू तो उसका कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो बुक वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, हम लोगों को तो इवेंचुअली कभी तो मार्केट में लाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग प्रोविज़न ही बना लेते हैं जितना का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 25 लाख का, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू 10 लाख है, तो जितना जो बैलेंस है 15 लाख का उसको हम लोग को प्रोविज़न बना लेना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हम लोगों को कभी भी ये दरकार पड़ सकता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तुरंत रियलाइज़ करें। तो ये प्रोविज़न का क्या फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 75% माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक बैंक के पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, मार्केट वैल्यू ऑफ 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3.5 लाख। आपको प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रोविजन निकालते हैं 5 लाख का 75% माइनस 3.5 लाख, जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 75% हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माने माइनस जितना मार्केट वैल्यू है उसका, तो निकल के आया 25,000। तो 25,000 हम लोग का प्रोविजन बनना चाहिए। इस सवाल में कहता है कि KR बैंक में डाउटफुल एसेट जो है वो 1000 लाख है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 500 लाख, लेकिन जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 500 लाख है उसमें इंक्लूड कर दिया है DICGC का कवर ऑफ 100 लाख, यानी 500 लाख का सिक्योरिटी तो है लेकिन 500 लाख का सिक्योरिटी कैसे निकाला है, उसमें इंक्लूड कर दिया है DICGC का कवर ऑफ 100% ऑफ 100 लाख। फिर प्रोविज़न निकालने बोलता है, तो जब भी इस तरह का प्रोविज़न बनाने बोलता है तो हम लोग
पहले सिक्योर एडवांस और अनसिक्योर्ड एडवांस को सेपरेट करते हैं और सिक्योर एडवांस पे जितना प्रोविज़न लगना चाहिए लगा देते हैं, प्लस अनसिक्योर्ड एडवांस पे जितना प्रोविज़न लगना चाहिए माइनस करते हैं कवर। वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम लोग रियल सिक्योर्ड एडवांस निकालते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्योर्ड एडवांस 500 लाख है, लेकिन उसमें से 100 लाख तो बस डीआईसीजीसी का कवर है, तो उसको लेस कर देंगे। तो रियल में कितना निकलेगा सिक्योर्ड एडवांस? 400 लाख। अब सिक्योर्ड एडवांस जो है और ये डाउटफुल 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डाउटफुल एसेट मोर देन 3 ईयर्स, तो ये डाउटफुल 3 का कैटेगरी है। तो डाउटफुल 3 का कैटेगरी में चाहे सिक्योर्ड एडवांस हो या अनसिक्योर्ड एडवांस हो, जो रेट ऑफ प्रोविजन है वो 100% ही होता है। तो इसीलिए सिक्योर्ड एडवांस पे हम लोग रेट ऑफ प्रोविजन कितना लगाए हैं? 100%, 400 निकल के आया। और अनसिक्योर्ड एडवांस जो है 600 का, उस पे भी हम लोग 100% रेट ऑफ प्रोविजन लगाएं, तो 600। अब अनसिक्योर्ड एडवांस से हम लोग लेस करते हैं आईसीजीसी या डीआईसीजीसी का कवर, जो 100% ऑफ 100 लाख है, तो लेस कर दिए तो हम लोगों को मालूम चल गया कि प्रोविजन कितना हम लोगों को बनाना चाहिए। सिक्योर्ड एडवांस से 400 और अनसिक्योर्ड एडवांस से 500, तो टोटल मिला के 900। अब ये सवाल भी बहुत आसान है। हम लोगों को बैलेंस आउटस्टैंडिंग 10 लाख का दिया है, जिसमें से कि बोलता है कि सिक्योरिटी का रियलाइजेबल वैल्यू 1.5 लाख है। इसका मतलब कि 10 लाख में से 1.5 लाख सिक्योर्ड एडवांस है और बाकी 8.5 लाख अनसिक्योर्ड एडवांस है। इसके बाद कहता है कि जो कवर मिलना है वो कवर किस तरह से मिलना है? विच एवर इज लोअर, 75% ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग और 75% ऑफ अनसिक्योर्ड अमाउंट और 18.75 लाख विच एवर इज लोअर। तो हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड एडवांस जो है 1.5 लाख, 1.5 लाख पे हम लोग 100% लगा देंगे क्योंकि ये डाउटफुल 3 है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इसके बाद जो अनसिक्योर्ड है 8.5 लाख, उस पर भी 100% लगा देंगे क्योंकि डाउटफुल 3 है, तो इस पर भी 8.5 लाख का हम लोगों का निकल के आ गया। अब अनसिक्योर्ड एडवांस से हम लोग कवर को लेस करते हैं। यहाँ पर CGTSI का कवर लेस करेंगे अनसिक्योर्ड एडवांस से, तो कितना लेस करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख है, तो 75% ऑफ 10 लाख और 75% ऑफ अनसिक्योर्ड अमाउंट, अनसिक्योर्ड अमाउंट 8.5 लाख है, तो 75% ऑफ 8.5 लाख और 18.75 लाख, तो विच एवर इज लोअर निकल के आता है 63,7500। तो लेस करने से हम लोगों को निकल के आता है कि प्रोविजन कितना बनाना चाहिए, 362500। आप चाहे तो वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इस सवाल में बोलता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000 है, जिसमें से कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 8,000 है। इसका मतलब कि 2,000 अनसिक्योर्ड है और 8,000 सिक्योर्ड है। इसके बाद कहता है कि ये डाउटफुल कैटेगरी में है और डाउटफुल कितना दिन के लिए है? 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल के लिए अगर डाउटफुल है तो ये डाउटफुल 2 का कैटेगरी में है। डाउटफुल 2 का कैटेगरी में 1 साल से लेकर 3 साल तक का आता है। तो हम लोगों को मालूम है कि डाउटफुल 2 में जो सिक्योर्ड एडवांस है उस पर 40% लगता है और जो डाउटफुल 2 है उसका अनसिक्योर्ड एडवांस पे 100% हम लोगों का रेट ऑफ प्रोविजन लगता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। ये सवाल में भी आपको रिबेट निकालने के लिए कहा है, जर्नल एंट्री पूछा है, तो इसको मैंने डिस्कस कर ही दिया है, तो ये एक रेपुटेशन है, आप इसको एक बार देख लें क्योंकि ये नवंबर 2011 में आया है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब इस सवाल को जवाब के साथ साथ करते हैं। सबसे पहले कहता है कि एबीसी बैंक लिमिटेड के पास 40 करोड़ का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 31 मार्च 2014 को, लेकिन अभी कौन सा ये चल रहा है 31 मार्च 2015, यानी ये पिछला साल का रिबेट है। तो पिछला साल का अगर रिबेट होगा तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो रिबेट जो अनअर्न था पिछला साल वो इस बार तो अर्न हो गया होगा, इसीलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम बीइंग रिबेट कैंसल्ड। इसके बाद अगला कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2015 में हम लोगों ने 5,000 करोड़ का बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया है एट द रेट 14% पर एनम, और एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट है 146 डेज। तो बिल परचेज और डिस्काउंटेड का एंट्री मार देते हैं। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट 5,000 करोड़ टू डिस्काउंट इनकम टू कैश। टू डिस्काउंट इनकम में कितना आएगा? 5,000 करोड़ इंटू 14% इंटू 146/365 आता है 280। टू कैश में हम लोग बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। अब सिंस इस साल भी हम लोगों ने बिल परचेज और डिस्काउंटेड का एंट्री मारा है, इसका मतलब कि इसमें भी कुछ रिबेट होगा जिसको हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देता है रिबेट का। कहता है कि 500 करोड़ का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अभी और 73 डेज तक आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर और 73 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा तो अभी तक 73 डेज का इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको रिबेट बना करके हम लोग रखेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट 500 करोड़ इंटू 14% इंटू 73 डेज बाय 365 डेज 14 करोड़ निकल के आता है बीइंग रिबेट क्रिएटेड। अब इसके बाद हम लोग डिस्काउंट इनकम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में क्योंकि साल का अंत हो गया है। तो कितना हम लोग बुक करेंगे? हम लोग बुक करेंगे
हम लोगों ने जितना डिस्काउंट इनकम इस साल कमाया है 280 करोड़, प्लस जो रिबेट हम लोग पिछले साल का था और इस साल हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज डिस्काउंट इनकम, उसको ऐड करेंगे तो 280 प्लस 40, उसमें से माइनस करेंगे जो इस साल रिबेट हम लोगों ने क्रिएट किया है 14 करोड़ का। तो 280 प्लस 40 माइनस 14, 306। तो इसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू पीएनएल 306 करोड़। इसके बाद अब अगला जर्नल एंट्री के लिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा था कि 5000 करोड़ का हम लोग का बिल परचेज और डिस्काउंट किए हैं, जिसमें से कि 500 करोड़ का 73 डेज और आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो इसका मतलब कि जो बाकी बचा 4500 का बिल डिस्काउंटिंग है, वो उसका तो हम लोग को कैश मिल गया होगा, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए एक्स्ट्रा एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड 4500 बीइंग बिल रियलाइज्ड। तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो रिबेट का बैलेंस था उसको डिस्काउंट इनकम बनाया, रिबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम। उसके बाद इस साल हम लोगों ने 5000 का बिल परचेज किया था, तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम टू कैश। अब सिंस इस साल भी हम लोगों ने बिल परचेज और डिस्काउंट किया है, तो इसके लिए जो रिबेट इस साल क्रिएट होगा उसको भी हम लोग क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट। इसके बाद अब जो भी डिस्काउंट इनकम आया है उसको पीएनएल में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन कितना करेंगे, 280 करोड़ इस साल का, प्लस पिछले साल का जो 40 करोड़ था इस साल हम लोग बुक किए तो उसको भी ऐड करेंगे, और 14 लाख का जो इस साल रिबेट क्रिएट किए हैं उसको लेस कर देंगे, तो 306 करोड़ निकल के आता है, उसको रिकॉर्ड कर देंगे डिस्काउंट इनकम डेबिट टू पीएनएल। इसके बाद बाकी बचा हुआ जो 4500 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, हम लोग ये मान लिए कि वो हम लोग को रियलाइज हो गया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड 4500 बीइंग बिल रियलाइज्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने बैंकिंग कंपनी का मेजर एडजस्टमेंट जो था उसका एग्जाम्पल कर लिया और क्वेश्चन भी कर लिया। ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा आगे का वीडियोस में, पीएनएल और बैलेंस शीट जब बनाएंगे बैंकिंग कंपनी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।